नमस्ते, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि DSSB से में अभी आपकी जो काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट आने वाली थी, तो उसके रिगार्डिंग जो DSSB ने अभी PGT की रिक्रूटमेंट निकाल दी है और होपफुली बहुत जल्दी आपको TGT और PRT की भी रिक्रूटमेंट दोबारा से देखने को मिलेंगी। तो साथियों, नोटिफिकेशन जो है वो आज ही जारी किया गया है और इसमें देखिए ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपकी 16/1 रहेगी और क्लोजिंग डेट आपकी 14 फरवरी रहेगी, यानी कि 16 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। किन पदों पर आई है ये भर्ती वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है DSSB में, तो यहाँ पे 2 तरीके की रिक्रूटमेंट होती है। एक तो आपका DOE में होते हैं, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन स्कूल होते हैं, उसमें होती है। उसके अलावा कुछ रिक्रूटमेंट आपकी NDMC की होती है, जिसमें आपका न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्यूनसिपल काउंसिल, उसके अंतर्गत जो स्कूल चलते हैं उसमें रिक्रूटमेंट होती है। तो DOE के जो स्कूल है उसमें आपकी 2 तरीके की रिक्रूटमेंट आती है, मेल और फीमेल में बटी हुई होती है रिक्रूटमेंट। तो मेल वाले में कोई भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल वाले में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। और NDMC की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें आपका मेल फीमेल में बटा हुआ नहीं होता है, जो कैटेगराइजेशन नहीं किया जाता है पोस्ट का। तो इस प्रकार से आपकी ये विभिन्न पदों पर भर्ती है और आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम देख लेते हैं किन किन पदों पे ये भर्ती निकली है। तो इसमें आपका देखिए PGT हिंदी में निकली है, तो PGT हिंदी में आपके 70 पद मेल में हैं और 21 पद फीमेल में हैं। NDMC में कोई पद अभी नहीं आए हैं और हो सकता है कि ये पद देखिए जहाँ पे ये लिखा हुआ है नो रिक्वेजिशन रिसीव टिल डेट, यानी कि अभी तक NDMC की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है पोस्ट की। तो ऐसा नहीं है कि NDMC में कोई भर्ती नहीं होगी, ये NDMC में भर्ती हो सकती है, बट ये आपका जब सिलेक्शन होगा उससे पहले अगर NDMC भेज देता है कि हाँ मुझे PGT हिंदी के 4 टीचर चाहिए, तो इसी रिक्रूटमेंट में 4 टीचर जो है NDMC की जोड़ दिए जाएंगे, तो ये पद जो है वो बढ़ सकते हैं। तो NDMC ने अभी फ़िलहाल रिक्वेजिशन नहीं भेजी है, तो NDMC के जो पद हैं वो खाली रखे गए हैं। आपको जिस प्रकार से पता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से और DSSB की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, लगभग 20,000 पदों को भरने की बात बोली गई थी और मैंने आपको बताया था इन सभी पदों पे जो भर्ती है वो आपको इलेक्शन से पहले देखने को मिल जाएगी। तो उसी क्रम में PGT, TGT और PRT स्पेशल एजुकेटर, इन सभी पदों पर आपको ये रिक्रूटमेंट अब देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से PGT में आपकी हिंदी में 70-21 वैकेंसीज़ हैं और PGT मैथ्स में आपकी मेल में 21 और फीमेल में 10 वैकेंसीज़ हैं। फिजिक्स में आपकी मेल में 3, फीमेल में 2 वैकेंसीज़ हैं। केमिस्ट्री में मेल में 4, फीमेल में 3 वैकेंसीज़ हैं। आपका बायोलॉजी में मेल में 1 और फीमेल में आपकी 12 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स में मेल में 60 एंड फीमेल में 22 वैकेंसीज़ हैं। कॉमर्स में 32 हैं मेल में एंड फीमेल में 5 वैकेंसीज़ हैं। हिस्ट्री में मेल में 50 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल में 11 वैकेंसीज़ हैं। ज्योग्राफी में मेल में 21 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल में 1 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में 59 वैकेंसीज़ हैं मेल में और फीमेल में 19 वैकेंसीज़ हैं। सोशोलॉजी में 5 वैकेंसीज़ हैं मेल में, फीमेल की कोई वैकेंसीज़ अभी नहीं भेजी गई है और आपका NDMC की तरफ से भी कोई वैकेंसीज़ नहीं भेजी गई है। तो इस प्रकार से ये आपका DSSB ने PGT के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। तो थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी के लिए आपका देखिए PGT हिंदी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए विद 50% मार्क्स। साथ में आपके पास BEd होना चाहिए और आपने अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है BSc BEd या MSc BEd में इंटीग्रेटेड BEd MAd, तो वो सब एलिजिबल है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो BEd अलग से आपका होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आपका मतलब BSc BEd अगर BA BEd वगैरह है तो उसके साथ साथ अगर आपने MA कर लिया है तो काम बन जाएगा आपका। तो ये पे लेवल 8 की आपको जॉब है, आपको पता ही है। और सबसे मेन बात यहाँ पर है कि एज लिमिट जो है ये इसमें 30 ईयर्स है, जैसे कि हमें NVS KVS EMRS वगैरह में देखने को मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट्स में देखने को मिलता है कि 40 ईयर्स जनरली PGT की एज लिमिट होती है, बट यहाँ पे एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स ही रहने वाली है PGT में। बाकी देखिए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होगा, जिसमें कि SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बट
नॉर्मल अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 30 इयर्स ही एज लिमिट है। और जैसे आपके केवीएस एनवीएस वगैरह में वीमेन कैंडिडेट को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पे वो रिलैक्सेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 30 इयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनके लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये हिंदी का हो गया है। इसके साथ साथ आपका मैथ में आपके पास एमएससी या एमए मैथ की डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये ध्यान रखना, आपके पास पीजी में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। इस बार की एलिजिबिलिटी में एक मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ पिछली बार की और इस बार की एलिजिबिलिटी में। पिछली बार क्या था कि उसमें ये कंडीशन रहती थी कि अगर आपके पास फर्स्ट क्लास 10+2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उस केस में आपको बीएड करने की जो है वो छूट मिल जाती है कि अब बीएड ना होने से भी काम चल जाएगा। आपको एक कंडीशन दी जाती है, सर्विस में आने के 2 या 3 साल कुछ साल के अंदर अंदर आपको बीएड कर लेना है। तो ये वाली कंडीशन इस बार हटा दी गई है, क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया है और बीएड इस बार कंपलसरी कर दिया गया है। पिछली बार ये परसेंटेज के बेसिस पे रिलैक्सेशन मिल जाता था बीएड में और कंडीशन रख दी जाती थी कि कुछ दिनों बाद आप बीएड कर सकते हैं सर्विस में आने के बाद भी। तो और पीएचडी वगैरह के साथ भी उसमें रिलैक्सेशन था, मैं आपको दिखा दूंगा उसको अभी नोटिफिकेशन। और फिलहाल इस बार जो है बीएड पूरी तरीके से कंपलसरी है। तो पे लेवल 8 की जॉब है और 30 इयर्स है एज लिमिट। और सेम वही है आपका फिजिक्स के लिए, आपके पास एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आपने एमएससी का रखा है 50% मार्क्स के साथ प्लस आपके पास बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। और फिजिक्स हो गया। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में आपके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड, तो आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट सबके लिए 30 इयर्स ही है। बायोलॉजी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी में अगर आपने पीजी किया है और आपकी ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। साथियों पीजीडी इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। बीएड सबके लिए कंपलसरी है तो बार बार बीएड का जिक्र करने कोई फ़ायदा नहीं है। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स है। ऐसी कॉमर्स के लिए आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स प्लस बीएड। और ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। सोशोलॉजी के लिए आपके पास सोशोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। तो इस तरीके से ये आपकी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी थी। और जो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 16 जनवरी से 14 फरवरी तक भरा जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो आपके 100 रुपीज़ रहने वाली है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है जैसे पहले DPSP का एग्ज़ाम होता हुआ है सेम उस तरीके से पिछले नोटिफिकेशन की तरह से ही इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन 1 आपका 100 मार्क्स का, सेक्शन 2 आपका 200 मार्क्स का। 3 घंटे में 300 क्वेश्चन करने होते हैं तो काफ़ी लेंथी पेपर होता है। सेक्शन 1 में आपके मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों के 20-20 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन ये आते हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसमें सेक्शन वाइज कोई टाइम नहीं होता है, सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ का मैटर नहीं है, जो भी होगा एग्रीगेट होता है। यानी कि
आपकी जो मेरिट बनेगी वो भी एग्रीगेट बनेगी टोटल मार्क्स में से। जो आपका टाइमिंग है वो भी टोटल 300 क्वेश्चन में से है। आप सेक्शन इधर-उधर कर सकते हैं, उस दौरान कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो 200 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज एंड उससे रिलेटेड पेडागोजी की जो नॉलेज है उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा और क्वेश्चन पेपर में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप होता है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है DT+B में, ये आप ध्यान रखना। और इसके साथ-साथ तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। इसमें साथियों आपका जैसे कि एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस वगैरह में क्या होता है, एग्रीगेट मार्क्स में से आपकी सिलेक्शन होता है, वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट उसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे जाते हैं। बट DT+B अपनी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखता है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे इसके बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 के लिए कुछ भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। 100 में से आप 1 ले आएँ, 2 ले आएँ, 4 ले आएँ, 10 ले आएँ, 100 में 100 ले आएँ, कोई फ़र्क उनको नहीं होता है। बट जो सेक्शन 2 है जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना, 30%, 40% जो भी है वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सिर्फ सेक्शन 2 के लिए, सेक्शन 1 के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं होते हैं। तो आपके जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं वो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपका सेक्शन 2 से रिलेटेड है। बट जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 के दोनों के मार्क्स को मिलाकर बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 0.25 मार्क्स की रहनी है, यानी कि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहना है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया कि जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है इसमें कोई 2 एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, सेम एक ही एग्ज़ाम है, इसी की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना होता है। तो यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम है, इसमें आपको अच्छे से जो है देना है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए आप, जनरल EWS के लिए 40% हैं, OBC के लिए 35% है, SC ST PW ये PH के लिए आपके 30% मार्क्स है। यानी कि सेक्शन 2 में अगर सपोज़ आपने सेक्शन 1 में 100 में से 100 नंबर ले आए, है ना, बट सेक्शन 2 में आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आप 200 में से 80 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। सपोज़ कट ऑफ गई 170, तो आप उसमें 100 में से 100 ले आए, बट आप सेक्शन 2 में 70 ही नंबर लेके आए, तो आप कट ऑफ तो क्वालिफाई कर रहे हैं, बट आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे क्योंकि आपके सेक्शन 2 में 40% मार्क्स नहीं है। तो सेक्शन 2 में आपके 40% मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है। सेक्शन 1 में जितने भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों सेक्शन 1 सेक्शन 2 की मार्क्स मिला के आपकी मेरिट बननी है। तो देख लीजिए, जनरल EWS में 40%, OBC के लिए 35% और SC ST PWD के लिए 30% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सेक्शन 2 के लिए। और ये ध्यान रखना है आपको, एग्रीगेट नहीं, सेक्शन 2 की बात चल रही है यहाँ पे सिर्फ। और एक्स सर्विसमैन को 5% का और रिलैक्सेशन मिलेगा हर कैटेगरी में। सपोज़ जनरल से कोई एक्स सर्विसमैन बिलोंग करता है तो उसे 40% की जगह 35% करना होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न और उसका क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग का जो पैटर्न है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए साथियों, मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप KVS NVS का थोड़ा पैटर्न अलग होता है और DTPLB का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 14 फरवरी 2025 है। तो जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपके पास 14 फरवरी 2025 तक होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, आपका SC ST सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें हैं आपका वो 14 फरवरी 2025 के पहले का होना चाहिए। क्योंकि KVS NVS तो इंटरव्यू के दौरान, DV के दौरान मान लेते हैं, बट ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ा है। तो उससे बेहतर है कि आप अपना OBC SC ST EWS जो भी बनवाना है वो आपको उससे पहले आपको बना लेना है। तो आपको इस कट ऑफ डेट से पहले आपके पास
जो भी आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं तो आपको बाद में अगर डीयू वगैरह के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर इस डेट से पहले आपके पास नहीं होगा तो। यहाँ पे केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस जैसा रिलैक्स क्राइटेरिया नहीं है इस मामले में। और एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ी गई है कि आपका जो ओबीसी है, ओबीसी आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है तो उस केस में ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका होगा तो आप ओबीसी दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को ओबीसी कैटेगरी में माना जाएगा। बाहर के जो ओबीसी होते हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एससी एसटी जो कहीं के भी SC/ST कहीं के भी हो उनको SC/ST का रिलैक्स जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट मिलता है, बट ओबीसी जो है आपके दिल्ली के होंगे सिर्फ तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये है एज लिमिट में यहाँ पे रिलैक्सेशन है। SC/ST को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स और बाकी कैटेगरी को पीडब्ल्यूडी को आपका 10 इयर्स का है तो 10 इयर्स आप जोड़ लीजिए अलग अलग कैटेगरीज में। तो इस प्रकार से ये आपका जो ये नोटिफिकेशन है और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपके जो सवाल है उनका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जो पिछले नोटिफिकेशन जो इस साल जनवरी फरवरी में जो नोटिफिकेशन आया था टीजीटी या पीजीटी का, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। वो एग्ज़ाम आपका दिल्ली असेंबली के तुरंत बाद हो जाएगा। एंड इस नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से जल्दी में थे कि ये नोटिफिकेशन निकालना था तो नोटिफिकेशन निकाल दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनडीएमसी से रिक्विजिशन का वेट भी नहीं किया गया और नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। तो इस तरीके से जल्दी में निकाला गया नोटिफिकेशन है। तो एग्ज़ाम कब तक होगा क्लियर नहीं है, बट आपका जो पहले नोटिफिकेशन में अगर आपने अप्लाई किया है तो आप दिल्ली असेंबली के तुरंत बाद अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।